आज हमारा टॉपिक है चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक हमने क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिविक्स सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के रेफरेंस से लिया है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन जो गवर्नमेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट यूनियन एंड स्टेट लेवल, क्योंकि इंडिया का क्या है फेडरल स्ट्रक्चर है। तो स्टेट लेवल पे अगर देखा जाए तो वैसे जो स्टेट होता है तो स्टेट का जो हेड है तो स्टेट हेड गवर्नर को माना जाता है। बट एक्चुअली जो रियल पावर है वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है, बिकॉज़ गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको हम सीएम कहते हैं, तो ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एंड ये सेम पोजीशन होती है जैसे प्राइम मिनिस्टर जी की होती है एट नेशनल लेवल। तो चीफ मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। एंड जो भी लीडर ऑफ द पार्टी विथ मेजॉरिटी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि कोई भी पार्टी स्टेट लेजिस्लेचर में जहां जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है उस पार्टी का चीफ मिनिस्टर चुना जाता है और उसको अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है चीफ मिनिस्टर की? एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन वेरियस अपॉइंटमेंट एंड पॉलिसी मैटर्स। तो यानी कि जो भी स्टेट में अगर कोई भी काम करा के लेना है तो आप काम कौन करेगा? तो काम जो भी है तो इट विल बी डन इन द नेम ऑफ गवर्नर। तो इसके लिए गवर्नर जी को जो भी रिक्वेस्ट करना है या एडवाइस करना है दैट इज बीइंग डन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम यहाँ चीफ चीफ मिनिस्टर ही कंटिन्यूअसली कहेंगे क्योंकि चीफ मिनिस्टर इज बीइंग सपोर्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये एग्जैक्टली जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। उसके पास एग्जैक्टली जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होता है, क्योंकि जो गवर्नर होता है तो गवर्नर के पास सिर्फ नॉमिनल पावर होता है। एग्जैक्टली जो भी एक्शन लेने हैं तो वो सारे चीफ मिनिस्टर ही लेते हैं पर्टिकुलर स्टेट में। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे से चलाना है तो ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं कि जो उनके पार्टी के जो चुने हुए लोग हैं, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, तो उनको लीड करने का काम कौन करता है? तो चीफ मिनिस्टर करता है। तो इट रिकमेंड्स मिनिस्टर टू यानी कि कौन-सा एमएलए मंत्री बनना चाहिए, ये इसका जो रिकमेंडेशन है वो चीफ मिनिस्टर देता है गवर्नर को। एंड जो भी कौन-सा एमएलए कौन-सा मिनिस्ट्री हैंडल करेगा, ये भी एलोकेशन ऑफ जो पोर्टफोलियोज़ है, वो भी चीफ मिनिस्टर तय करता है। और जभी भी एग्ज़ैक्टली मीटिंग हो जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो उस काउंसिल ऑफ मीटिंग में भी जो भी चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ही रहेगा। तो रिलेशनशिप विद गवर्नर, तो जो चीफ मिनिस्टर होता है ही इज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो गवर्नर कौन है? तो गवर्नर इज नथिंग बट अ एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर है तो उनके बीच में का जो लिंक का काम है वो चीफ मिनिस्टर करता है। पावर एंड फंक्शन क्या होते हैं? सिलेक्टिंग एंड रिमूविंग मिनिस्टर, यानी कि कौन सा एमएलए मिनिस्टर रहेगा या नहीं रहेगा, दैट विल बी एट द मर्सी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अलोकेटिंग पोर्टफोलियो, यानी कि कौन सा एमएलए कौन सी ड्यूटी करेगा तो ये भी डिसाइड किया जाता है चीफ मिनिस्टर द्वारा ही। चेयरिंग मीटिंग, जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग होगा तो उसमें जो चेयरमैन रहेगा तो या प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा वो हमेशा चीफ मिनिस्टर ही रहेगा। कोऑर्डिनेटिंग द गवर्नमेंट फंक्शन, यानी कि जो भी स्टेट लेवल में जो भी गवर्नमेंट फंक्शन चल रहे हैं उनको स्मूथ तरीके से कैरी आउट करने की जिम्मेदारी किसका होता है? तो चीफ मिनिस्टर का होता है। और अलग अलग जो भी मंत्री है तो उनसे काम करवा के लेना या उनको अलग अलग जरूरी एडवाइस करना और इंस्ट्रक्शन देना, ये काम चीफ मिनिस्टर का होता है। अनाउंसिंग पॉलिसीज, तो स्टेट लेवल में कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगी, कौन सी इंप्लीमेंट नहीं होगी, तो ये सारा जो भी डिसीजन मेकिंग है इट इज जनरली डन बाय द चीफ मिनिस्टर ओनली। तो जब भी पॉलिसी अगर डिक्लेयर करने की बात आती है तो वो पॉलिसी डिक्लेयर करने की जिम्मेदारी जो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर में या हाउस में कह सकते हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू अनाउंस द पॉलिसीज इन हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, रिकमेंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर को लग रहा है कि अभी हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के को जो भी गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व करना चाहिए, तो ये रिकमेंडेशन दिया जाता है चीफ मिनिस्टर द्वारा टू गवर्नर। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है ही इज इलेक्टेड
हेड ऑफ द गवर्नमेंट मान लीजिए जो हमारे इंडिया में जो 6 स्टेट है जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ हो सकता है कि जो हमारा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से काउंसिल से हो सकता है। बाकी जो भी राज्य है जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, वहाँ सारे के सारे जो मिनिस्टर रहेंगे वो कंपल्सरी डायरेक्टली इलेक्टेड ही रहेंगे बाय द पीपल। तो जो चीफ मिनिस्टर रहता है, तो वो क्या रहता है, इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहता है। एंड इलेक्टेड इसलिए कह रहे हैं, और बाद में जो है, तो बाद में जैसे ही ये सारे मंत्री है या पार्टी जो मेजोरिटी ऑफ द पार्टी है वो उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर वो इलेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर वो जा रहा है, तो इसका मतलब वो इलेक्टेड ही रहेगा बाय द डायरेक्ट वोटिंग ऑफ पीपल। यूनियन टेरिटोरी जो है इंडिया में, तो वहाँ भी चीफ मिनिस्टर है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी जो है, तो ये यूनियन टेरिटोरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ भी चीफ मिनिस्टर अवेलेबल है। और ये छोड़कर भी 28 स्टेट है कि जहाँ 28 स्टेट में हर स्टेट में खुद का उनका इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर है। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 इयर्स ऑफ एज मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर वो अगर ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, अगर मान लीजिए, लेकिन अगर वो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो उसका एज मिनिमम क्या हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। एंड ही शुड बी द मेंबर ऑफ द आइदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे पास सिर्फ 6 स्टेट में है इंडिया में। और जो मिनिस्टर का काउंट लिमिट होता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो मिनिस्टर हो सकता है वो मैक्सिमम 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकते हैं इन अ स्टेट। यानी कि स्टेट में जितने लेजिस्लेटिव मेंबर है असेंबली में, तो उसके सिर्फ 50% ही मिनिस्टर को अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर। उतने ही एमएलएस को अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर मैक्सिमम। कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं वो जनरली जो लीड या की डिपार्टमेंट होते हैं उसको लीड करते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो ये जूनियर रैंक कह सकते हैं कंपेयर टू कैबिनेट मिनिस्टर। वो इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट कर सकते हैं या इधर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर जो है तो उनका टर्म कहाँ तक होता है? तो टर्म जनरली एग्जैक्टली जब तक उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सपोर्ट है या अदरवाइज उनके पार्टी को मेजोरिटी है इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तब तक ही चीफ मिनिस्टर रहेगा। जैसे ही ये सपोर्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का या अदरवाइज मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेजोरिटी है अगर वो हट गई, तो इमीडिएटली ही हैज टू रिजाइन। चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो उसमें चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में लिखा गया है। तो आर्टिकल 163 speaks for the council of minister should be headed by the chief minister. Article 164 speaks appointment roles responsibilities of all ministers including chief minister. Article 177 speaks duties of chief minister to inform governor all decision taken by the council of minister. अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आपको ये इसके डिटेल्स दिए हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.